जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट 28 मार्च को क्लास 12 का ज्योग्राफी का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के ज्योग्राफी के टॉप से 40 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे चुके हैं और आने वाले ये जो बोर्ड एग्जाम दोस्तों इसमें भी पूछे जाएंगे। दोस्तों, इतना दिन आप क्या पढ़े नहीं पढ़े कोई भी मायने नहीं रखता दोस्तों, लेकिन दोस्तों आप अपना कम दिन में 2 से 3 दिन में क्या पढ़ रहे हैं ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, यदि बात करें ज्योग्राफी से, तो ज्योग्राफी से टोटल आपको 22 चैप्टर पढ़ना था और 22 चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो में कवर करा दिया है। ठीक है, इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि वीडियो को लास्ट तक नहीं देखते। दोस्तों, आपके पास टाइम बहुत कम है। दोस्तों, यदि आप क्वेश्चन को पढ़े रहिएगा तो आप आसानी से वहां पे टिक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एग्जाम हॉल में वही स्टूडेंट अच्छे कर पाते हैं जो क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन को पढ़े रहते हैं। दोस्तों, यदि आप क्वेश्चन को नहीं पढ़े रहिएगा और वहां पे क्वेश्चन पूछ देता है तो लगने लगता पता नहीं क्वेश्चन कहां से आ गया। इसलिए दोस्तों, यदि आप क्वेश्चन को पढ़े रहिएगा तो आपको वहां पे अनुमान हो जाता है कि हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो वही होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट आज के इस फास्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, यदि आप 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही कर पा रहे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं हर एक स्टूडेंट का कमेंट पढ़ता हूँ। और दोस्तों, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों इस चैनल में क्लास 12 के फाइनल बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवाया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन फ्रेंड जो कि आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से किसका अध्ययन आर्थिक भूगोल के अंतर्गत नहीं किया जाता। अन्य आपको बताना इनमें से किसका अध्ययन जो है वो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत अध्ययन नहीं किया जाता। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, चिकित्सा भूगोल। जी हाँ दोस्तों, चिकित्सा भूगोल का जो अध्ययन है वो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत नहीं किया जाता। इसका जो अध्ययन है फ्रेंड वो सामाजिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। और बाकी ये जो कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल और पर्यटन भूगोल जो है इसका अध्ययन जो है वो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे क ख ग घ अंगा लिखा हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों को ABCD बोलूंगा तो आप लोग समझ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2 में दिया है कि सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस शाखा का भाग है। अन्य क्वेश्चन ये सैन्य भूगोल है वो मानव भूगोल के किस शाखा का भाग है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है वो जो राजनीतिक भूगोल। जी हाँ दोस्तों, सैन्य भूगोल जो है वो राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा राजनीतिक भूगोल। फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन आपके क्लास 12 बोर्ड एग्जाम से काफी ज्यादा VVI होने वाले, तो प्लीज आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यदि आप क्लास 12 बोर्ड में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो दोस्तों आपको हर एक क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है ऑब्जेक्टिव और यदि आप नहीं जानेगा तो पता नहीं लगेगा क्वेश्चन कहाँ से आ गया है। इसलिए आप जितना ज्यादा क्वेश्चन पढ़ेगा उससे आपका नॉलेज उतना ही अधिक बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 3 में दिया है कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। आपको बताना चाहिए विश्व की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत जनसंख्या जो है वो उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत पाई जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो चारों ऑप्शन दिए गए ये चारों गलत है, लेकिन राइट जो आंसर है वो होगा 7.9%। जी हाँ दोस्तों, 7.9% जनसंख्या जो उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत पाई जाता है। कभी कभी दोस्तों 7.5% रहता है, तो 7.5 या 7.9 में जो भी रहेगा आपको सही आंसर कर देना। ठीक है, नेक्स्ट 4 में दिया गया कि जनसंख्या आकार में विश्व में ब्राजील का कौन सा स्थान है। दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से जो दोस्तों आपको बताना है कि जो ब्राजील है वो कौन सा स्थान पे आता है। दोस्तों, ब्राजील जो है वो 5वां स्थान पे आता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 5वां। और यदि बात करें दोस्तों पहला स्थान पे कौन आता है, तो पहला स्थान में चीन आता है, दूसरा स्थान पे भारत, तीसरा स्थान पर अमेरिका और चौथा स्थान पर इंडोनेशिया और लास्ट 5वां स्थान पर जो है वो ब्राजील आता है। तो क्वेश्चन में आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जनसंख्या के आकार में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो भारत का जो फ्रेंड वो दूसरा स्थान है, पहला स्थान कौन है तो चीन है। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना था कि आपका एक भी MCQ क्वेश्चन फाइनल बोर्ड में नहीं छूटे। लेकिन 5 में दिए कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कौन सा कारक है। इनमें से जो है वो जनसंख्या वितरण को कौन सा कारण जो प्रभावित करता है। तो दोस्तों, जनसंख्या वितरण को भू आकृति भी काफी ज्यादा प्रभावित करता है, जल की उपलब्धता, जलवायु यानी यहाँ पे राइट आंसर जो फ्रेंड हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें सभी। जी हाँ दोस्तों, ये सभी है वो जनसंख्या को काफी ज्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि दोस्तों भू आकृति को लोग देख कर रहते हैं, वहाँ की जल उपलब्ध है कि नहीं उसके आधार पर लोग रहते हैं, और जलवायु वहाँ का कैसा है इसी के आधार पर लोगों का जनसंख्या महत्वपूर्ण करता है। ठीक है, नेक्स्ट 6 में दिया कि ईसा की पहली शताब्दी में विश्व की जनसंख्या कितनी थी। आने वाला जो ईसा की पहली शताब्दी है उसमें विश्व की कुल जनसंख्या कितनी थी। दोस्तों, ईसा की पहली शताब्दी जो विश्व की कुल जनसंख्या थी वो 30 करोड़ से कम थी। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 30 करोड़। और यदि अभी वर्तमान समय बात करें फ्रेंड, तो अभी वर्तमान समय जो है विश्व की कुल जनसंख्या वो 700 करोड़ या फिर 7 अरब के आसपास हो गया है। तो आपसे क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अभी वर्तमान समय में विश्व की कुल जनसंख्या कितना हो गया है, तो 7 अरब या फिर 700 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट 7 में देखें कि थॉमस माल्थन्स ने अपने सिद्धांत को किस वर्ष प्रतिपादन किया था। आपको ये जो थॉमस माल्थन्स है इन्होंने अपने सिद्धांत को किस वर्ष प्रतिपादन किया था। तो इन्होंने अपने सिद्धांत को जो फ्रेंड्स वो 1798 ईस्वी में प्रतिपादन किया था। तो राइट आंसर जो फ्रेंड हो जाएगा ऑप्शन बी 1798 ईस्वी। ठीक, नेक्स्ट 8 में ये फ्रेंड कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कौन सा प्रमुख आर्थिक कारक है। आने वाला ये जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला इनमें से कौन सा जो है वो एक आर्थिक कारक है। दोस्तों, खनिज जो है वो एक आर्थिक कारक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा खनिज। बाकी यहाँ पे जो भू आकृति, जलवायु, मृदा दिया जाए ये सभी प्राकृतिक कारण है। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया 9 में
कि जन्म और मृत्यु के अतिरिक्त जनसंख्या आकार को परिवर्तन करने वाले कारक हैं। यानी ये जो जन्म और मृत्यु के अतिरिक्त जो है वो जनसंख्या का आकार में परिवर्तन करने वाला इनमें से कौन सा कारक है? तो प्रवास, अप्रवास, उत्प्रवास या इनमें से कोई, इनमें से सभी। तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, इनमें से सभी। जी हाँ दोस्तों, जन्म और मृत्यु के अतिरिक्त जो जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है वो प्रवास के कारण भी होता है, अप्रवास के कारण भी होता है, वो उत्प्रवास के कारण भी होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 10 में देखिए जो कि काफी ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन फिर आपके एग्जाम के लिए कि 2025 ईस्वी तक विश्व की जनसंख्या लगभग कितनी हो जाएगी। आने वाले 2025 तक जो फ्रेंड वो अनुमान से लगाया जाए तो विश्व की जो कुल जनसंख्या वो कितना हो जाएगा। तो दोस्तों विश्व की जो कुल जनसंख्या वो 800 करोड़ यानी 8 अरब के आसपास हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 800 करोड़। ठीक है, और यदि अभी वर्तमान समय बात करें तो वर्तमान समय जो है वो विश्व की कुल जनसंख्या 700 करोड़ के आसपास है। तो ऑप्शन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान समय में विश्व की कुल जनसंख्या कितनी है, तो 700 करोड़। नेक्स्ट 11 में दिया कि विश्व कि कितने देशों का लिंगानुपात प्रतिकूल है। आने वाला विश्व में कुल कितने देशों का जो लिंगानुपात है वो प्रतिकूल है। तो दोस्तों विश्व में कुल लिंगानुपात प्रतिकूल की बात करें तो 72 देशों का जो दोस्तों वो लिंगानुपात अनुकूल है। और प्रतिकूल यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो दोस्तों प्रतिकूल कितना है, तो 112 देशों का जो लिंगानुपात है फ्रेंड वो प्रतिकूल है। तो आपसे क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि विश्व के कितने देशों का लिंगानुपात प्रतिकूल है, तो 112। ठीक है, नेक्स्ट 12 में दिया गया कि निम्नलिखित में से किस देश का आयु लिंग पिरामिड घंटी के आकार का है। आने आपको कहना कि इनमें से कौन सा देश का जो आयु लिंग पिरामिड है वो घंटी का आकार का है। तो ऑस्ट्रेलिया का जो आयु लिंग पिरामिड है फ्रेंड वो घंटी आकार का है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 13 में दिया गया कि विकसित देशों में कौन सी क्रिया सबसे कम की जाती है। आपको बताना है ये विकसित देश है वहाँ पे सबसे ज्यादा कौन सी क्षेत्रक है जो सबसे कम किया जाता है। ऑप्शन ए प्राथमिक, बी है द्वितीयक, सी है तृतीयक या डी चतुर्थ। तो दोस्तों विकसित जो देश होते हैं वहाँ पे प्राथमिक क्रिया जो है वो सबसे कम किया जाता है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर होगा प्राथमिक। और यदि विकसित देश में कौन सा क्रिया सबसे अधिक किया जाता है तो तृतीय क्रिया किया जाता है और तृतीयक और द्वितीय क्रिया किया जाता है। जैसे जो दोस्तों भारत जो है वो विकासशील देश है जिसमें से दोस्तों हम लोग देखते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा जो है वो प्राथमिक क्रियाकलाप 70 से 75% जो है वो कार्यरत है। 14 में दिए गए कि संकीर्ण आधार और शून्याकार शीर्ष वाले पिरामिड किस तरह की स्थिति को दर्शाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन 14 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, निम्न जन्म और मृत्यु दर को दर्शाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 15 में दिया जो कि काफी वीवीआई क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए कि निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का स्तंभ है। आने आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है वो मानव विकास का स्तंभ है। तो दोस्तों समता जो है वो मानव विकास का स्तंभ है, सतत पोषणीयता भी है और उत्पादकता भी है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी ये सभी जो है वो मानव विकास का स्तंभ है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 16 में दिया गया कि मानव विकास सूचकांक स्कोर 0.701 से 0.799 के बीच का स्तंभ स्तर क्या कहलाता है। आपको बताना है ये जो मानव विकास सूचकांक के अनुसार जो है ये जो स्कोर है इसके अनुसार से जो है वो कौन सा क्या कहलाता है वो आपको बताना है। दोस्तों इसके अनुसार से जो है दोस्तों इसके भी यदि किसी भी देश का मानव विकास सूचकांक रहता है तो ये उच्च सूचकांक कहलाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा उच्च सूचकांक। ठीक है दोस्तों, यदि उच्च यदि रहेगा अति उच्च, तो अति उच्च के अंतर्गत कितना आता है फ्रेंड, तो अति उच्च से अंतर्गत जो है वो 0. से यदि 800 से ऊपर रहेगा तो अति उच्च के अंतर्गत आएगा। लेकिन यहाँ पे 0.701 से 0.799 के बीच पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट 17 में देखिए कि उच्च मानव विकास समूह में कितने देश शामिल हैं। आपको पता है ये जो उच्च मानव विकास है इसमें कितने देश शामिल है। तो दोस्तों उच्च मानव विकास में जो फ्रेंड वो कुल 53 देश शामिल है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 53। और यदि पूछेगा अति उच्च में कितने देश शामिल है फ्रेंड, तो अति उच्च में जो फ्रेंड वो 66 देश शामिल है। तो आपसे क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जा सकता है। और निम्न जो फ्रेंड सबसे नीचे कितने देश शामिल है, तो सबसे निम्न स्तर में जो है वो 33 देश शामिल है। नेक्स्ट 18 में दिए गए कि मानव विकास सूचकांक में भारत के किस राज्य का स्तर बेहतर आने वाला, इनमें से कौन सा राज्य का जो है स्तर है भारत में सबसे अच्छा है। तो दोस्तों केरल का जो है वो मानव विकास सूचकांक है वो सबसे अधिक। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है केरल। और दोस्तों केरल की साक्षरता दर की बात करें तो सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जो राज्य है वो केरल ही। तो कोई बार क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक साक्षरता दर भारत में कौन सा राज्य का, तो केरल। ठीक है, 19 में कि इनमें से कौन विन्यास के आधार पर ग्राम का प्रकार नहीं, आने को बताना कि इनमें से कौन सा जो है वो विन्यास के आधार पर ग्राम का प्रकार नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 के जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी पशुपालक ग्राम। जी दोस्तों ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 20 में दिए गए कि च्युइंगम किस वृक्ष से प्राप्त होता है। आपको बताना ये जो च्युइंगम है फ्रेंड वो कौन सा वृक्ष से प्राप्त होता है। दोस्तों ये जो च्युइंगम है फ्रेंड वो जेपोटा के वृक्ष से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जेपोटा वृक्ष। ठीक है, नेक्स्ट 21 में दिए कि रेंडियर कहाँ पाया जाता है। ना ये जो रेंडियर है वो कहाँ पर पाया जाता है। तो दोस्तों ये जो रेंडियर है वो आर्कटिक और ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, उप ध्रुवीय क्षेत्र में। तो ऑप्शन यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्कटिक और उप ध्रुवीय क्षेत्रों में जो है वो रेंडियर पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 22 में दिए गए कि इनमें से कौन शीतोष्ण घास मैदान का उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन सा जो है वो शीतोष्ण घास का उदाहरण नहीं है, शीतोष्ण घास जो मैदान है उसका उदाहरण नहीं है। दोस्तों क्वेश्चन 22 का जो राइट आंसर है वो होगा मानसूनी प्रदेश। ये दोस्तों मानसूनी प्रदेश जो है वो शीतोष्ण घास का उदाहरण नहीं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट 23 में दिया फ्रेंड कि फजेंडा शब्द जो है फजेंडा शब्द का प्रयोग किस फसल के बगान के लिए किया जाता है। आपको ये जो फजेंडा शब्द है इसका जो प्रयोग है वो कौन सा फसल के बगान के लिए किया जाता है, तो कॉफी के बगान के लिए जो है वो फजेंडा शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, कॉफी बगान। ठीक है। नेक्स्ट 24 में दिया गया है कि किस कृषि प्रणाली में सर्वाधिक कार्य यंत्रों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। आपको कौन सा कृषि प्रणाली में जो फ्रेंड वो सर्वाधिक कार्य यंत्रों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो 24 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। तो ऑप्शन यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड 25 में, जो कि काफी ज्यादा क्वेश्चन कि इनमें से कौन कुटीर उद्योग का उदाहरण है। आपको इनमें से कौन सा जो है कुटीर उद्योग का उदाहरण। दोस्तों कुटीर उद्योग वो जो होता है जो कि बहुत छोटे मात्रा में किया जाता है, वो घर के लोगों के द्वारा ही किया जाता है। तो आपसे यहाँ पे जो राइट आंसर फ्रेंड हो जाएगा पत्थर एवं मिट्टी के बर्तन। ये तो पत्थर एवं मिट्टी के जो बर्तन है इनका जो निर्माण है वो कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन 26 में देखिए कि भारत का कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र का नहीं है। आपको बताना इनमें से भारत का कौन सा उद्योग जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र का नहीं। तो दोस्तों ये जो टिस्को फ्रेंड वो सार्वजनिक क्षेत्र का नहीं है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर होगा टिस्को। दोस्तों टिस्को जो है वो ये कंपनी कहाँ पे, तो ये कंपनी जो है ये जमशेदपुर में है और इसकी जो स्थापना फ्रेंड वो 1907 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। दिया गया 27 में कि संचार किस आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है। ना ये संचार है वो कौन सा आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आएगा। दोस्तों संचार जो है वो तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा तृतीय। दोस्तों तृतीय क्रिया को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत जो है वो संचार आता है। ठीक है। लेकिन 28 में देखिए कि इनमें से कौन सी क्रिया चतुर्थ क्रिया के अंतर्गत आती है। आपको इनमें से कौन सा क्रिया जो चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आती है, तो मत्स्य पालन या फिर परिवहन या विनिर्माण। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर होगा अनुसंधान एवं सूचना प्रौद्योगिकी जो है फ्रेंड वो चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड अनुसंधान सूचना एवं प्रौद्योगिकी। ठीक है। नेक्स्ट 29 देखिए कि नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने विकास का मुख्य अध्ययन किस रूप में किया था। आने वाले ये नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन है इन्होंने विकास का अध्ययन जो है वो किस रूप में किया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी कल्याण के रूप में किया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 30 में दिया फ्रेंड कि लावा मुख्यतः किस पर्वतीय भागों में पाया था। यहाँ पे तो थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गई, ये जो लावा है वो मुख्यतः कौन सा पर्वत में पाया था। तो दोस्तों लावा जो है वो एंडीज पर्वत में पाया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एंडीज पर्वत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि यूनानी शब्द मेगापोलिस का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। आने को ये जो यूनानी शब्द है मेगापोलिस इसका जो प्रयोग है सर्वप्रथम कौन सा विद्वान के द्वारा किया गया था। तो इसका प्रयोग जो फ्रेंड सबसे पहले जीन गोटमैन के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा जीन गोटमैन। ठीक है। नेक्स्ट 32 में जो कि काफी ज्यादा VVI क्वेश्चन फ्रेंड आपके एग्जाम के लिए कि जो गांव झील तालाबों आदि के चारों ओर बस्ती बस जाने से विकसित होते हैं कौन सा प्रतिरूप कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब ये फ्रेंड कि कोई भी गांव जो है वो झील या फिर तालाबों के किनारे जो विकसित हो जाते हैं उस बस्ती को क्या कहा जाता है, कौन सा प्रतिरूप से जाना जाता है। तो दोस्तों उससे वृत्ताकार प्रतिरूप कहा जाता है। तो ऑप्शन ये करेक्ट आंसर होगा वृत्ताकार प्रतिरूप। ठीक है। नेक्स्ट 33 में ये कि भारत के कौन सा नगरीय क्षेत्र में छावनी बोर्ड स्थित नहीं है। यानी भारत का कौन सा नगरीय क्षेत्र है जहाँ पे छावनी बोर्ड स्थित नहीं। तो राइट आंसर जो फ्रेंड हो जाएगा रांची। जी हाँ, तो रांची में जो है वो छावनी बोर्ड स्थित नहीं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 34 में देखिए कि इनमें से कौन नियोजित नगर का उदाहरण है। आपको पता इनमें से कौन सा जो है वो नियोजित नगर का उदाहरण। दोस्तों कैनबरा जो फ्रेंड वो नियोजित नगर का उदाहरण। तो ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो कैनबरा फ्रेंड नियोजित नगर कहने का मतलब ये कि जो शहर पूरी तरह से विकसित है वहाँ पे हर एक फैसिलिटी उपलब्ध है उसी को नियोजित शहर कहा जाता है। तो कैनबरा जो फ्रेंड जो कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वो काफी ज्यादा विकसित शहर के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 35 में दिए गए कि मर्काटो विकसित बाजार किस महादेश में स्थित है। आपको पता है ये जो मर्काटो विकसित बाजार है वो कौन सा महादेश में स्थित है। दोस्तों ये जो मर्काटो है वो एशिया महादेश में स्थित है। तो आपसे ये यहाँ पे राइट आंसर होगा एशिया। दोस्तों विश्व की सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करें सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप ही है। ठीक है। नेक्स्ट 36 में दिया है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा नगर की योजना किसने बनाई थी। आपको पता है ये जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है इस नगर को किसके द्वारा बनाया गया था। तो इस नगर को जो है वो वाल्टर बर्ली ग्रिफिन के द्वारा बनाया गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वाल्टर बर्ली ग्रिफिन। ठीक है। नेक्स्ट 37 जो कि काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है कि शिकागो शहर किस देश में स्थित है। काफी ज्यादा VVI क्वेश्चन है। ये जो शिकागो है वो कौन सा देश में स्थित है। तो दोस्तों ये जो शिकागो फ्रेंड वो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। नियम 38 में कि इनमें से कौन एक द्वितीय क्रिया का उदाहरण नहीं। आने वाला है इनमें से कौन सा जो है वो एक द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण नहीं। तो दोस्तों मछली पकड़ना जो वो प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर होगा मछली पकड़ना। ठीक है। नेक्स्ट 29 में दिया गया कि इनमें से कौन सांस्कृतिक नगर है। हमने बताया इनमें से कौन सा जो है वो एक सांस्कृतिक नगर है। दोस्तों इनमें से जो सांस्कृतिक नगर की बात करें तो प्रयागराज जो फ्रेंड वो एक सांस्कृतिक नगर है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाए प्रयागराज जो कि इलाहाबाद का जो पुराना नाम था फ्रेंड वो प्रयागराज था। ठीक है।
नेक्स्ट 40 में देख रहे हैं कि आमूलवादी विचारधारा के निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानता को व्याख्या के लिए किसके सिद्धांत का प्रयोग किया गया। तो दोस्तों क्वेश्चन 40 का राइट आंसर है वो जो ऑप्शन ये मार्क्स, ठीक है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स यदि आप 40 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन का आंसर जान सकते हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा। और दोस्तों इसी तरह और भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करवा दिया गया जो कि आपके क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा वीआई होने वाले हैं। और दोस्तों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन पर प्रेस कर ले, क्योंकि फ्रेंड मैं आप लोगों के लिए इसी तरह और भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन लाते रहूंगा, ठीक है।